गुप्त काल के बाद में आज हम अध्ययन करेंगे वर्धन वंश का। गुप्त वंश के बाद में वर्धन वंश, इसका एक नाम होता है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश क्यों नाम? क्योंकि इस वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था पुष्यभूति, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। लेकिन आगे चलकर यही वंश किसके नाम से जाना जाने लगा? वर्धन वंश। ठीक है। इस वर्धन वंश को पढ़ने से पहले हम कुछ इसके एक स्टोरी है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि देखो, एक बार ध्यान देना, ये नक्शा बना हुआ है भारत का। इसमें ये स्थान है थानेश्वर। इसका नाम स्थानेश्वर भी मिलता है, लेकिन आपकी बुक में क्या दे रखा है? थानेश्वर। तो स्थानेश्वर आए तो कोई दिक्कत नहीं, थानेश्वर आए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्थापना हुई पुष्यभूति वंश की। यहाँ पर स्थापना कौन से वंश की हुई थी? पुष्यभूति वंश की। तो इस थानेश्वर में जो राजा था उस समय, जब वर्धन वंश की हम बात करते हैं, इससे पीछे न जाकर जो आपके सिलेबस में केवल उसी की बात करते हैं हम, कि उस समय यहाँ का राजा था प्रभाकर वर्धन। थानेश्वर में इसके 3 संतानें हुई। सबसे बड़ी संतान थी, लड़का था, उसका नाम था राज्यवर्धन। उससे छोटा हर्षवर्धन, और एक लड़की थी राज्यश्री। एक लड़की थी, उसका क्या नाम था? राज्यश्री। उसी समय कन्नौज पर जो राजा था वो था ग्रहवर्मा। कौन था? ग्रहवर्मा। और बंगाल में जो शासक था उसका नाम था शशांक। क्या नाम था? शशांक। शशांक महत्वाकांक्षी शासक था और वह कन्नौज पर शासन करना चाहता था। अब बात यह है कि पुष्यभूति वंश का जो प्रभाकर वर्धन था थानेश्वर पर, उसने राज्यश्री का विवाह कन्नौज के जो शासक थे ग्रहवर्मा उसके साथ कर दी। किसके साथ कर दी? ग्रहवर्मा के साथ राज्यश्री का विवाह कर दिया गया। हम एक बात देखेंगे, शशांक इस क्षेत्र पर अधिकार करना क्यों चाहते थे? क्योंकि ये दोआब का क्षेत्र था। कन्नौज वाला क्षेत्र था दोआब का। दोआब का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र होता है। दोआब का मतलब तो समझते हो कि दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि, उसे हम क्या बोलते हैं? दोआब। 2 नदियों के बीच की भूमि किस तरीके से? इधर से गंगा नदी जाती और इधर से क्या आती है? ब्रह्मपुत्र। तो इसके बीच का क्षेत्र था कन्नौज। तो इस उपजाऊ क्षेत्र पर शशांक अधिकार करना चाहता था। और जैसे ही प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री का विवाह कन्नौज के ग्रहवर्मा के साथ किया, तो इसने धोखे से कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा और राज्यश्री दोनों को अपहरण करवा लिया और दोनों को बंधक बना लिया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में यहाँ का जो शासक बना राज्यवर्धन। थानेश्वर का शासक कौन बना? राज्यवर्धन। और शशांक ने कन्नौज के जो शासक ग्रहवर्मा था इसको बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी और राज्यश्री को बंधक बना लिया। यह बात कहाँ पहुँचती है? थानेश्वर में। राज्यवर्धन अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, इस शशांक के बंधन से छुड़ाने के लिए यहाँ से सेना लेकर जाता है। और कुछ जो किताबें हैं वो ये कहते हैं कि इसने, राज्यवर्धन ने बंगाल के शशांक से युद्ध करके और अपनी बहन राज्यश्री को छुड़ा लेता है। लेकिन
शशांक का एक दोस्त बताया जाता था, मालवा का शासक था देवगुप्त। क्या था? देवगुप्त। वह धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। रास्ते में आते वक्त धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है और उसके बाद में राज्यश्री इनके बंधक से छूटने के बाद में यहाँ से ये जंगलों से होती हुई हिमालय की तरफ चल देती है और हिमालयों में रहकर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगती है। अब ये बात राज्यवर्धन की मौत की खबर पहुंची हर्षवर्धन के पास। हर्षवर्धन जाता है, अपनी सेना तैयार करता है और रास्ते में जो भी शासक आए उनको मित्रता के आधार पर यह इस बंगाल के शशांक और देवगुप्त दोनों की क्या कर देता है, मालवा का जो देवगुप्त था उस दोनों की हत्या कर देता है। और एक बौद्ध भिक्षुक था, उस बौद्ध भिक्षुक की सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को हिमालय की पहाड़ियों से पता लगवाकर और उसको लेकर आता है। जब हर्षवर्धन राजश्री को कन्नौज लेकर आता है तो हर्षवर्धन कहता है कि बहना, ये आपका राज्य है कन्नौज, इस पर आपका अधिकार है, आप यहाँ पर क्या करें, शासन करें। लेकिन राज्यश्री इनकार कर देती है कि अब मैं शासन करके क्या करूँगी, आप ऐसा करो कि आप इस क्षेत्र पर, कन्नौज वाले क्षेत्र पर आप अधिकार कर लो और यहाँ का शासन हर्षवर्धन कन्नौज को फिर या थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ पर ट्रांसफर करता है हर्षवर्धन, कन्नौज। तो इस कन्नौज पर जैसे ही यह हर्षवर्धन का राज्य स्थापित होता है तो उस समय से वर्धन वंश कहलाने लग जाता है। उससे पहले क्या थे, पुष्यभूति वंश, और यह था 606 ईस्वी में। यहाँ से इसका वर्धन, हर्षवर्धन का शासन चालू होता है 606 ईस्वी, 606 ईस्वी से चालू होता है। तो अब आगे हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, अब आशा करता हूँ कि जो मैंने ये एक कहानी के रूप में जो सुनाया था ये आपको समझ में आई होगी। देखिए, वर्धन वंश। वर्धन वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति द्वारा की गई। अब इस पुष्यभूति द्वारा की जाने के कारण इसकी स्थापना, तो ये कौन सा वंश भी कहलाता है, पुष्यभूति वंश भी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई। जो मैंने कहानी में बताई थी वही बातें हैं, इसमें नोट कर लेना। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री थी। क्या नाम था? राज्यश्री। राज्यश्री की राज्यश्री, कई जगह राजश्री भी आती है, कई जगह राज्यश्री। ठीक है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बड़ा बेटा राज्यवर्धन बैठा और राज्यवर्धन को बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में धोखे से मार डाला। ठीक है। अब हम इस राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद शासन को किसने संभाला? हर्षवर्धन ने। तो अब हम हर्षवर्धन का शासनकाल पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में मुख्य किसका है? हर्षवर्धन का। ठीक है। तो 606 ईस्वी में इसने शासन स्थापित किया और 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। तो 606 से 647 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। अब देखते हैं 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्य अभिषेक हुआ
हर्षवर्धन ने 40 वर्ष तक शासन किया। लगभग कितने वर्ष तक किया? 40 वर्ष तक। हर्षवर्धन निसंतान था। उसकी मृत्यु के पश्चात वर्धन वंश समाप्त हो गया। कि जैसे ही 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई और तो इस वर्धन वंश की भी क्या होगी? समाप्ति, क्योंकि इसके कोई संतान नहीं थी। 620 ईस्वी में हर्षवर्धन के विजय अभियान को नर्मदा तट पर पुलकेशन द्वितीय ने रोका। कि ये जहाँ भी गए हर्षवर्धन, तो हर युद्ध में यह विजय प्राप्त की। लेकिन 620 ईस्वी में दक्षिण में ये युद्ध करते हुए जा रहे थे, तो नर्मदा नदी के तट पर जैसे ये पहुँचे, तो उस क्षेत्र पर पुलकेशन द्वितीय का अधिकार था और पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। ठीक है। और दक्षिण में इनका विस्तार, इनके राज्य का विस्तार नर्मदा नदी के तट पर जाकर रुक जाता है। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी फिर? कन्नौज। मैंने बताया था ना कि थानेश्वर से ट्रांसफर करके कहाँ लेके आ गए थे? कन्नौज में। हर्ष ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। हर्षवर्धन ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। ये जो राजा महाराजा होते थे, ये अपने आप को कुछ उपाधियां देते थे, तो उस उपाधि के अंतर्गत ही आता है हर्षवर्धन महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हर्ष की रचना हर्ष ने कुछ रचना की थी, तो उस रचनाओं में आते हैं प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये हर्ष के द्वारा रचित ग्रंथ माने जाते हैं या साहित्य माने जाते हैं। हर्ष की साहित्यिक रचनाएं प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। हर्ष प्रति 5वें वर्ष प्रयाग महामोक्ष नाम से एक दान महोत्सव का आयोजन करता था। कि हर 5वें वर्ष प्रयाग महामोक्ष नाम से एक हर्ष प्रति 5वें वर्ष में एक प्रयाग मतलब जो इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग था, तो इसमें प्रयाग महामोक्ष नाम से एक दान महोत्सव का आयोजन किया जाता था। कहा जाता है कि इस दान में जो भी वहाँ पर जो भी होता था उस समय, वो पूरा सब कुछ दान करके और आते थे। कहा जाता है कि अपने कपड़े जो कपड़े पहनकर जाते थे, उन कपड़ों का भी दान करके आ जाते थे। कि पूरा दान करके वो उस प्रयाग महामोक्ष के नाम से जो एक दान उत्सव था, उसमें अपना सब कुछ दान करके और अपने साम्राज्य में आते थे। चीनी बौद्ध यात्री हेन सांग हर्ष के शासन काल में ही भारत आया था। जो एक चीनी यात्री था, जो हिवेन सांग था, जो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, तो वह किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। मैंने एक गुप्त जो संवत की स्थापना बताई थी, या गुप्त वंश की जो बातें हमने की थी, तो उसमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था एक चीनी यात्री, क्या नाम था उसका फाइयान नाम था। और एक चीनी यात्री आता है हर्षवर्धन के शासन काल में, उसका नाम था हेन सांग। दोनों बौद्ध यात्री थे, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, और उन्होंने भारत में आकर संपूर्ण भारत की यात्रा की और बौद्ध
धर्म को ग्रहण किया। तो ये था आपका हर्षवर्धन का शासनकाल, वर्धन वंश। और तो आज बस इतना ही, समय के अभाव के कारण थोड़ा छोटा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैंने लगभग अपने इस जितने भी वीडियो बनाए उसमें देखते तो हैं बच्चे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो जैसे ही आप ये वीडियो देखें उसके बाद तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो डालूं आपको डायरेक्ट लिंक प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।